Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss about the past papers of central nervous system pharmacology. इसके हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। वो इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसको बहुत शॉर्ट तरीक़ों से करते हैं और कुछ बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स के साथ लेके चलूँ। इससे आपको साथ साथ अंदाज़ा होता जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितनी इम्पोर्टेंस है किस चैप्टर की, और इसमें से कितने क्वेश्चंस किस तरह आए हुए हैं। तो इसको मैं कोशिश करूँगा जहाँ पे बेस्ट आपको आंसर लिखा हुआ मिले, तो उसके लिए आपके पास अगर कैप्लान की बुक है तो वो अपने पास रख लें, और उसके अलावा मिनी कैटजंग है तो वो अपने पास रख लें, और इसके साथ पास्ट पेपर्स की टू UHS बाय शोएब कंवल वाले हैं तो वो भी पास रख लें। तो जहाँ आपको बेस्ट आंसर होगा वही मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, ये चैप्टर नंबर 2 बनेगा मिनी कैटजंग में CNS फार्माकोलॉजी का। तो और इसी तरह के प्लान में चैप्टर 1 बनेगा। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ यंग पेशेंट प्रेजेंटेड टू एमरजेंसी रूम विद कन्वल्जन्स फॉर विच ही वाज गिवन IV डायज़ेपाम। डायज़ेपाम जो है ये बेंजोडाइज़ेपिन है, उसको हमने दे दिया। ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एनुमरेट 6 ऑर्गन लेवल इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इन्होंने क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है बेंजोडाइज़ेपिन्स का, और उसके अलावा 6 ऑर्गन लेवल इफ़ेक्ट्स पूछे हैं। इसके लिए ये आ जाएँ कैप्लान का CNS फार्मा का चैप्टर नंबर 1। इसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स, ये बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये पोटेंशिएट गाबा। ये होता है क्या है कि ये गाबा रिसेप्टर्स है। गाबा रिसेप्टर इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पोर्शंस हैं। तो इसका 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, 5 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स हैं और 1 गैमा सब यूनिट है। तब इनकी बाइंडिंग जो है ना वो डिफरेंट मतलब बेंजोडाइज़ेपिन की एक पोर्शन पे बाइंडिंग होगी, जैसे बारबिचुरेट्स की किसी और पोर्शन पे बाइंडिंग होगी। तो ये जो है ना बेंजोडाइज़ेपिन्स ये गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, मैकेनिज़्म किस तरह है, एक्ट किस तरह करते हैं। बाइंड करने के बाद ये गाबा ए जो है, गाबा रिसेप्टर्स भी 2 टाइप्स के हैं, गाबा ए और गाबा बी। ये गाबा ए पे बाइंड करेंगे, और उसको जब ये एक्टिव होता है ना, एक्टिव होने के बाद ये अपने अंदर क्लोराइड आइंस को इनका इन्फ्लक्स करवाता है सेल के अंदर। तो इसका ये फंक्शन है, मतलब गाबा आके गाबा इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आके गाबा रिसेप्टर पे बाइंड कर गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमने ये अपना फंक्शन कर रहा है, क्लोराइड आयन को का इन्फ्लक्स करवा रहा है, जब बेंजोडाइज़ेपिन दी तो इसने आके इसके फंक्शन को तेज़ करवा दिया है। अब किस तरह करवाया? इसकी ना ये इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। मतलब अगर पहले 1 मिनट के अंदर 10 दफ़ा मिसाल दें 10 दफ़ा ओपन हो रहा था, तो इसने बढ़ा के उसकी फ्रीक्वेंसी को 15 दफ़ा करवा दी है, 20 दफ़ा करवा दी है। तो इस तरह क्लोराइड आयन ज़्यादा अंदर आएगा और हाइपर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, हैव नो गाबा माइमेटिक एक्टिविटी, एक्ट थ्रू बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर्स। इसके अपने रिसेप्टर्स बने हुए हैं गाबा रिसेप्टर पे, गाबा पेंटामर पे। और इसके अलावा these receptors are part of GABA A complex. Benzodiazepines mediates sedation, और उसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन मीडिएट एंटी एंजाइटी एंड इम्पेयरमेंट ऑफ कोग्निटिव फंक्शन। अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया, कुछ फंक्शंस भी। अब इन्होंने पूछा 6 ऑर्गन लेवल फंक्शंस पूछे हमारे से। ऑर्गन लेवल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे जी? एक तो ये सीडेशन करवाएगा, हिप्नोसिस करवाएगा, एनेस्थीसिया करवाएगा, उसके बाद एंटी कन्वर्जल
एक्शन है इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में भी हम इसको देते हैं। उसके बाद मसल रिलैक्सेशन डायज़ेपाम इसमें यूज़ होता है, हमने एक क्वेश्चन में भी लिखा हुआ। मेडुलरी डिप्रेशन करवाएगा, जब इसकी मेडुलरी डिप्रेशन अगर डोज ज़्यादा दे देंगे तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, सीवियस कोलैप्स भी हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इफ़ देयर इज़ ओवरडोज ऑफ डायज़ेपाम व्हाट विल बी द कॉन्शियसनेस लेवल एंड हाउ इट कैन बी रिवर्स्ड। तो ओवरडोज में क्या होगा, डायज़ेपाम की ओवरडोज, इसकी वजह से क्या होता है ये लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ सीएनएस डिप्रेशन इफ़ेक्ट्स, टॉलरेंस हो जाएगी इस, और इसके अलावा डिपेंडेंस लायबिलिटी, मतलब इसके ऊपर बंदा डिपेंड करने लग जाता है। अगर ये नहीं देंगे तो इसके बगैर जो है नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की नहीं हो रही होगी। तो ये इसकी ओवरडोज अगर हो जाए तो क्या होगा, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए फ्लूमेज़ानिल है, नॉन स्पेसिफिक बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज़ यूज्ड टू रिवर्स द सीएनएस डिप्रेशन कॉज्ड बाय बेंजोडाइज़ेपिन। तो हमने इसको सिर्फ ये लिख देना है कि फ्लूमेज़ानिल दे के इसको हम रिवर्स करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, a 50-year-old man complains of disturbed sleep and prescribed a sedative hypnotic drug, which these drugs are classified into different groups. Classify and name one common drug for each group. इजी क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम मिनिकेटजन का समरी देख लेते हैं। तो उसमें यह है कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स को हमने समझने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सेडेटिव हिप्नोटिक की हमने क्लासिफिकेशन करनी है, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट्स और मिसलिनियस ड्रग्स। बेंजोडाइज़ेपिन में शॉर्ट एक्टिंग ट्राइएज़ोलैम, इंटरमीडिएट एक्टिंग अल्प्राज़ोलैम और लॉन्ग एक्टिंग फ्लोराज़ेपम। और इसके साथ हम वो भी लिख सकते हैं फ्लूमेज़ानिल, जो हमने अभी पढ़ा है, ये बेंजोडाइज़ेपिन का एंटागनिस्ट है। उसके बाद बारबिचुरेट्स, अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन और इसके बाद लॉन्ग एक्शन, थायोपेंटल, सिकोबार्बिटल, लॉन्ग फिनोबार्बिटल। और इसमें मिसलिनियस ड्रग्स, इसमें बस्पिरोन, क्लोरल हाइड्रेट, एज़ोपिकुलोन और ज़लिप्लोन, ज़ोल्पिडेम, रिमेल्टियन, ये सारी ड्रग्स, ये इन्होंने हमारे से पूछा हुआ है। आसान सवाल है, क्लासिफिकेशन तो आनी चाहिए कम से कम। तो नेक्स्ट चलें। A 30-year-old female was brought to emergency with convulsions. A relative gave his past history of such attacks. Convulsions हो रहे हैं। उसके बाद she was immediately given IV of diazepam. Later EEG was taken and she was prescribed valproic acid orally. डायज़ेपाम दिया पहले हमने, ये मसल रिलैक्सेंट, और उसके बाद सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आ रहा है, और उसके बाद हमने दे दिया वालप्रोइक एसिड। तो आगे पूछोगे एनुमरेट इंडिकेशंस ऑफ डायज़ेपाम, व्हाट आर द एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ डायज़ेपाम एंड वालप्रोइक एसिड। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक आप करेक्शन कर लें, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, यहाँ से मुझे एडवर्स इफेक्ट देख के याद आ गया। तो इसमें एडवर्स इफेक्ट्स नहीं पूछे हुए। इफ़ ओवरडोज हुई है तो कॉन्शियसनेस लेवल क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिखते हैं डिप्रेस्ड होगा कॉन्शियसनेस लेवल, और रिवर्स करने के लिए फ्लूमेज़ानिल। तो अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 पे ही आ जाए। इंडिकेशंस ऑफ डायज़ेपाम में, इंडिकेशंस का मतलब है किन किन कंडीशन में डायज़ेपाम देते हैं हम। तो ये डायज़ेपाम लिखा हुआ है, डायज़ेपाम हम देते हैं एंजाइटी के लिए, प्री ऑपरेटरी सीडेशन, मतलब ऑपरेशन देने से पहले जो एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं उसमें, उसके अलावा मसल रिलैक्सेशन और विड्रॉल स्टेट्स, इन सारी कंडीशन में हम, ये सारी इंडिकेशन है डायज़ेपाम की। और डायज़ेपाम और वालप्रोइक एसिड की ओवरडोज पूछी हुई है, तो ओवरडोज में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डायज़ेपाम की, एक्सटेंशन ऑफ सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट्स, टॉलरेंस
और डिपेंडेंस लायबिलिटी। और साथ ही वेल्पोरिक एसिड की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ओवरडोज देने से साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये वेल्पोरिक एसिड आ गया, इसमें ड्राउजीनेस हो जाएगी, नोज़िया, ट्रेमर, वेट गेन, और उसके अलावा हिपैटोटॉक्सिसिटी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैंक्रियाटाइटिस, एलोपेशिया मींस लॉस ऑफ हेयर, और इसमें टेराटोजेनिसिटी भी होती है, स्पाइना बाइफिडा। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन का पूछा हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ये सारे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लिया, और इसके अलावा हमने एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी, क्लिनिकल यूजेस भी देख लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स के, और एडवर्स इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स, ड्राउजीनेस, लाइट हेडेडनेस। मतलब बेंजोडाइज़ेपिन दे रहे हैं हम किस लिए? सिडेशन के लिए। जब ये ज़्यादा ओवरडोज हो गई तो इसकी वजह से ड्राउजीनेस, हर वक्त कनूदगी रहेगी, लाइट हेडेडनेस, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, सलर्ड स्पीच, मसल वीकनेस, मसल रिलैक्सेशन करवा रहे थे तो उससे मसल वीक हो गए हैं, डे टाइम सिडेशन। उसके बाद ओल्ड पेशेंट्स हैव रिस्क ऑफ फॉल्स एंड फ्रैक्चर। डे टाइम दिन के टाइम सिडेशन हो रही है बेंजोडाइज़ेपिन देने की वजह से, तो उसकी वजह से जो बूढ़े लोग हैं चलते फिरते वो गिर जाएंगे, इसके वजह फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। और एंटेरोग्रेड एमनीज़िया, ये डेट रेप के लिए भी यूज़ होता है। वो ये कि इस एंटेरोग्रेड एमनीज़िया, इसमें यह है कि आपको अगर बेंजोडाइज़ेपिन दे दिया है तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए, जितना इसका ड्यूरेशन है, उस टाइम में आपको कोई चीज़, जो आपके साथ कुछ होगा तो आपको वो याद नहीं रहेगा। मतलब मेमोरी, जो नेक्स्ट कुछ देर की मेमोरी है वो आपकी स्टोर नहीं होगी। तो अब वो रेप करने के लिए जब विक्टिम को अगर हम ये दे दें तो उसको नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए जो उसके साथ होगा बाद में कुछ याद नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये बेंजोडाइज़ेपिन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ गए। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, राइट डाउन मैकेनिज़्म, ये हो गया। एनुमरेट क्लिनिकल यूजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स, क्लिनिकल यूजेस भी हमने देख लिए हैं। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल से दिखा देता हूँ क्लिनिकल यूजेस। ये बेंजोडाइज़ेपिन्स दिए हुए हैं सारे ना, अल्प्राज़ोलैम, डायज़ेपिम, लोराज़ेपिम, मिडाज़ोलैम, टिमाज़ेपिम और ऑक्साज़ेपिम। तो इसमें देख लें जो इम्पोर्टेंट है, डायज़ेपिम एंजाइटी के लिए, प्री-ऑपरेटिव स्टेशन के लिए, और मसल रिलैक्सेशन विथड्रॉल स्टेट, और मिडाज़ोलैम प्री-ऑपरेटिव स्टेशन। उसके अलावा ये एनेस्थीसिया की इंडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। इंडक्शन मतलब एनेस्थीसिया स्टार्ट इंड्यूस करवाने के लिए। ऑक्साज़ेपिम स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, इंसोम्निया के लिए यूज़ होते हैं ये बेंजोडाइज़ेपिन। और इसके अलावा पैनिक फोबियाज़ और स्लीप डिसऑर्डर्स भी आ गए। ये सारे इसके यूजेस हैं, क्लिनिकल यूजेस बेंजोडाइज़ेपिन्स के। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज़ द रैशनल फॉर क्लिनिकल यूजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, वही चीज़ें पूछी हुई हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स वाला चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से 2 दफ़ा बस क्वेश्चन आया है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ इथानॉल ऑन CNS पर इथानॉल का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ है। तो वो ये है, इथानॉल अपीयर्स टू मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स। अब यहाँ से मैकेनिज़्म शुरू हो रहा है। इट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर हमने देखा है अभी बेंजोडाइज़ेपिन जहाँ पे एक्ट कर रही हैं। फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स, इनहिबिट्स द एबिलिटी ऑफ ग्लूटामेट टू एक्टिवेट NMDA। एक मैकेनिज़्म ये हो गया। दूसरा इसका मैकेनिज़्म, इनहिबिट्स द एबिलिटी ऑफ ग्लूटामेट टू एक्टिवेट NMDA रिसेप्टर्स। ग्लूटामेट जो है NMDA रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा था, इसने उसको रोक देना है। एंड मॉडिफाई द एक्टिविटीज़ ऑफ
एडिनिलाइल साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज सी एंड आयन चैनल्स। ये इसकी 3-4 मैकेनिज़्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको देख लें, दोबारा याद कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A 25-year-old man consumed a heavy quantity of whiskey while sitting with his friends in a bar. He felt nauseating and lost consciousness. He was rushed to the hospital and blood alcohol concentration level checked was 400 milligram per deciliter. What pharmacologic and other measures will you take to save the patient? If the patient dies, what would be the cause of death? इसके लिए आ जाएं अपने पास्ट पेपर्स पर। यहाँ पे देख लें, लेवल्स ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर may lead to loss of consciousness, anesthesia and sometimes with fatal respiratory and serious depression. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि लेवल 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि इसकी वो फैटल डोज और लीथल डोज़ क्या है और सेफ़ डोज़ क्या है। तो उसके बाद पेशेंट की कंडीशन का भी आइडिया हो गया। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, तो इसके लिए मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने वाइटल्स उसके मेंटेनेंस ऑफ वाइटल साइंस एंड प्रिवेंशन ऑफ एस्पायरेशन एसोसिएटेड विद वोमिटिंग। तो हमने उसके वाइटल साइंस उसके मेंटेन करने की कोशिश करना है, जिसमें ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, तो ये मेंटेन करना है और उसको इस पोजीशन में रखना है कि वोमिटिंग की वजह से अगर उसको वोमिटिंग होती है तो वो जो उसके कंटेंट्स हैं वो लंग्स में ना चले जाएं, एस्पायरेशन ना हो जाए। उसके बाद आ जाएं, मेंटेन वाइटल साइंस कर लिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑफन नीड टू बी करेक्टेड एंड metabolic alteration require treatment of hypoglycemia and ketoacidosis by administration of glucose. हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है हमने, उसके लिए IV डेक्सट्रोज दे देंगे और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी हमने करेक्ट करना है। और थायामीन देनी है। थायामीन किस लिए देनी है? इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट्स हु आर डिहाइड्रेटेड एंड वोमिटिंग शुड आल्सो रिसीव इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जिनको वोमिटिंग हो रही है और डिहाइड्रेशन हुई है उनको भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दें ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए। इफ वोमिटिंग इज सिवियर, लार्ज अमाउंट्स ऑफ पोटाशियम मे बी रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज फंक्शन इज़ नॉर्मल। पोटाशियम भी देना, क्योंकि पोटाशियम का हमने CVS में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा रोल है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल्स। 2 चैप्टर्स हमने यहाँ पे इनके पास में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।